गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, ये उम्मीद करते हैं। तो देखो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने यूनिट शुरू कर रखी है, क्लास 11th की आप लोगों की सेकंड यूनिट है। और इसमें जो हमने पढ़े अब तक 11 लेक्चर हमने पढ़ चुके हैं। 12th लेक्चर आज लेके मैं आप सभी के सामने फिर से आया हूँ। मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री। और स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। तो बच्चों, पीछे का जो हमने पढ़ाया है उसमें हमने बोर मॉडल के बारे में कंप्लीटली बहुत डिटेल्ड पढ़ाई की है। उसके सारे पोस्टुलेट्स, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेशन, रेडियस, उसका वेलोसिटी, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, सब कुछ हमने बहुत डिटेल में बोर के बारे में पढ़ा है। अब देखो, बात हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा स्पेक्ट्रम के बारे में की थी कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक पैटर्न में होते हैं, उसको स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, वहां आप देख लेना। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, कि हाइड्रोजन एटम है वो कैसा स्पेक्ट्रम देगा। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बातें क्लियर कर दूं, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। जो बोर का एटॉमिक मॉडल था, ये हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो थी हमारी उनके लिए था। हाइड्रोजन मतलब वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब मान लो हाइड्रोजन के बाद दूसरा नंबर किसका होता है? हीलियम का। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हीलियम के न्यूक्लियस से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा? He+। तो भी कैसा हो गया? हाइड्रोजन लाइक ही तो हो गया। उसके पास भी अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये जो बोर मॉडल था ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए था। अब आ जाओ लिथियम पे। अब लिथियम में से अगर 2 निकाल दें, Li2+, तो क्या हो जाएगा? वो भी हाइड्रोजन लाइक हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 निकाल दो। तो इस तरह की स्पीसीज के लिए बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो बहुत सक्सेसफुल था। जो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी कि एक तो स्टेबिलिटी के बारे में बोर ने बता दिया कि भाई ये एटम स्टेबल ऐसे है, क्योंकि रदरफोर्ड उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से बता नहीं पाया था। लेकिन बोर ने अपने पोस्टुलेट में एंगुलर मोमेंटम वगैरह सब डाल के और उसको पोस्टुलेट में डाल दिया कि भाई ये ना तो एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा। तो स्टेबिलिटी इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। दूसरा, इसने हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था वो एक्सप्लेन किया। जब हाइड्रोजन गैस को, मान लो मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, अगर कोई गैस है उसमें हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल है H2। अब उसमें हमने कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क डाला, इलेक्ट्रिक करंट डाला, या फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ऐसा कुछ भी किया, तो क्या होगा? H2 जो मॉलिक्यूल है वो H एटम्स में टूटेगा, हाइड्रोजन के एटम्स में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के एटम्स में ब्रेक डाउन हुआ तो मतलब एक हाइड्रोजन का एटम अलग, एक अलग। अब एक एटम, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बहुत सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जितने भी हाइड्रोजन है सभी में इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बोर ने कुछ बताया था कि भाई एक ग्राउंड स्टेट होती है एनर्जी की, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनिशियली होता है, उसके बाद अगर उसको कुछ एनर्जी या मिल जाए तो वो एक्साइट होकर अगली एनर्जी की स्टेट में चला जाता है। एनर्जी को उसने सेल्स को स्टेट्स में डिवाइड किया कि के सेल, एल सेल, अलग अलग एनर्जी सेल। तो इस तरह से मैंने पिछले लेक्चर में आपको 5 ये 6 सीरीज याद कराई थी। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, प्रफुंड, हम्फ्री। हम्फ्री को हम छोड़ देते हैं, हम केवल ये प्रफुंड तक ही याद करेंगे, वो हम्फ्री का हमें नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल है, थोड़ी सी एनर्जी दी, ऊपर चला जाएगा एनर्जी लेके, अब वापस आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। मतलब क्या हुआ? फोटोन की टर्म्स में, मतलब जो एनर्जी है वो भी क्वांटाइज है, कितनी एनर्जी लेगा, कि यहाँ पे भी वो भी E इज इक्वल टू एच म्यू, E इज इक्वल टू एच म्यू, कि भाई ये इतना अमाउंट किसके? एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी। तो एच म्यू के साथ जितना, मान लो 2h म्यू, 3h म्यू, मतलब इसके कांस्टेंट एनर्जी लेके ही वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और वो वापस आएगा। अब ये क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी था। अब मान लो स्टार्टिंग में था वो E1 एनर्जी लेवल पे, अब वो चला गया E2 पे, तो क्या आएगा हमारे पास? रिजल्टेंट ज्यादा क्या है? E2 माइनस E1, ये होगा एच म्यू के बराबर। ये हमारे पास रिलेशन था क्वांटाइजेशन का, जिसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेंगे या फिक्स एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ये किसकी टर्म्स में? इनको फोटोन की टर्म्स में बताया कि फोटोन्स निकल दें। फोटोन का मतलब होता है एनर्जी के पैकेट्स। जैसे हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा था वहां पे बोर्स का, एंगुलर मोमेंटम का, ऐसे ही उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाएगा, तो एक फिक्स एनर्जी, क्योंकि एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है, तो वो क्वांटाइजेशन था, वो एनर्जी के टर्म्स में इसने एच म्यू दिया कि प्लांक्स कांस्टेंट को हम उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एच म्यू 2h म्यू 3h म्यू, ऐसे आएगा वो क्वांटाइजेशन। ऐसे नहीं 1.5h म्यू। अब हाईएस्ट स्टेट मान लो E2 है, लोअर E1 है, तो क्या आ जाएगा? E2 माइनस E1 h म्यू। मतलब क्या हो रहा है? जब ये हायर से लोअर में जा रहा है और E1 से E2 में जाएगा तो भी वो h म्यू होगा। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से यहां गया, हम कह रहे हैं एनर्जी
लूज की, तो एनर्जी किसी टर्म्स किसी की फॉर्म में तो निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में निकल रही है मान लो, तो क्या होगा, स्पेक्ट्रम देगा। तो इस तरह से हमने पढ़ना क्या है कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, कि हाइड्रोजन के जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा एक सीरीज से दूसरी सीरीज में, तो कैसा क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होंगे, वो हाइड्रोजन एटम में पढ़ना है। ज्यादा कुछ नहीं है, 5 सीरीज है और वो अलग अलग लाइन के हिसाब से अलग अलग साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया, तो उनके नाम पे दी गई है। एक लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पुफन। अब देखो लाइमन सीरीज का मतलब होता है कि जो भी होगा N1 की 1 से मतलब 1 के अंदर आएगा, कि N1 की वैल्यू मान लो कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो फर्स्ट सेल से ही जाएगा, फर्स्ट सेल से उसकी ट्रांजिशंस होंगी, कि भाई फर्स्ट सेल का मतलब है या तो यहां से आएगा या फिर यहां से आएगा या फिर यहां से आएगा या फिर यहां से आएगा। आएगा कहां पे, फर्स्ट में, या फिर यहां से आएगा। कहां आ रहा है भाई, सारे फर्स्ट में आ रहे हैं। तो जो भी फर्स्ट सेल एनर्जी लेवल से अगर कोई भी ट्रांजिशन होगा हमारे इलेक्ट्रॉन का, तो वो जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रम बनेगा, बैंड बनेगा, उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। मतलब N1 हमारा अगर लाइमन, अगर N1 हमारा N अगर हमारा 1 है, तो मतलब क्या हुआ, वो लाइमन सीरीज में है जो स्पेक्ट्रम बनेगा। अब देखो अगर 2 हो हमारा, तो 2 में क्या होगा, ये बाल्मर आ जाएगा भाई। अगर N कहीं भी 2 में आ रहा है, N अगर हमारा 2 में आ रहा है, तो ये आ गया हमारा बाल्मर सीरीज। देखो ये इलेक्ट्रॉन हमारा 2 में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर हमारा 1 में आ रहा है तो क्या होगी, लाइमन सीरीज। इलेक्ट्रॉन अगर हमारा 2 में आ रहा है तो बाल्मर। इलेक्ट्रॉन अगर हमारा 3 में आ रहा है, मतलब लाओ 3 में आ गया, इलेक्ट्रॉन हमारा आ रहा है 3 में, तो ये कौन सी होगी, पास्टन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा आ रहा है 4 में, तो ये क्या होगी, ब्रैकेट सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा आ रहा है 5 में, तो हो जाएगी फंड सीरीज। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन या एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, कितना अमाउंट लिया, कौन सी सेल में लिया। अगर फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, मान लो एटम्स हमने डिस्चार्ज किया, करंट पास कराया, हाइड्रोजन गैस थी, उसमें करंट पास कराया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो हाइड्रोजन गैस टूट के H एटम्स में आ गई। अब H एटम्स में उसने इलेक्ट्रॉन ने, एक एटम के ने कितनी एनर्जी ली, कि वो कहाँ है, अभी मान लो वो N3 में है। अब वो N3 में है अगर यहाँ, तो N3 से वो ऊपर जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। अगर नीचे आ रहा है, N3 का है, N3 यहाँ है, N3 से नीचे आए, कहाँ कहाँ आ सकता है, N3 से ये नीचे आ सकता है N1 में, N3 से नीचे आ सकता है N2 में, बस और कहीं नहीं आ सकता। तो N3 से N1 और N2 में आ सकता है। अब वो जहां भी आएगा वो उसका N2 हो जाएगा, N3 इसकी क्या हो जाएगी, स्टेट। अब जहां आ जाएगा वो N1 होगा, मतलब कि वहां से शुरू हुआ, ये वहां का था और वहां चला गया। भाई इसको कंफ्यूज मत करो, थोड़ा सा देखो, फिजिकल इंटरेक्शन वाला लेसन हम पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सुनो बस, जितना समझ में आ रहा है लपक लो, बाकी छोड़ दो, यही सच बात है। ये कॉन्सेप्चुअल ज्यादा यूनिट है ये भाई, इसको आमने सामने आके पढ़ाने की यूनिट है, लेकिन हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, हम पढ़ाएंगे, और मुझे लगता है आप देखोगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये चीजें, कुछ एक चीजें टीचर बता दे, बच्चे को खुद से एज्यूम करना पड़ता है कि एटम इलेक्ट्रॉन यहाँ है। मान लो N3 में, क्या कह रहा हूँ कि मान लो हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया और हमारा हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन वो थर्ड सेल में चला गया। कब चला गया, पहले नहीं था, वो हमने करंट पास कराया तब चला गया, मतलब पहले उसका कहीं तो होगा जहां से वो निकला होगा, तब वो N1 से ही तो निकला होगा, या N2 से निकल सकता है 3 में जाने के लिए। N4 से निकल के 3 में तो नहीं जाएगा, हम करंट देंगे तो, भाई हम कुछ दे रहे हैं तो एक्साइट करा रहे हैं। तो अब वो मान लो N3 में, या तो N1 से आएगा या N2 से। अगर N1 से आया होगा तो देखो N3 से N1 में आएगा वापिस, तो मतलब कौन सी सीरीज को, लाइमन का, क्योंकि N1 में आ रहा है। अगर वो N2 में आ रहा है तो कौन से को गया, बाल्मर सीरीज का। बस ये समझाना चाह रहा हूं मैं। अगर N3 का N3 में ही है, तो मतलब वो ग्राउंड स्टेट में किसके में, पास्टन सीरीज के में, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग सीरीज से ट्रांजिशन होंगे, इधर उधर जाएंगे, तो एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे, एक बैंड बनाएंगे। वो अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाया, जैसे फर्स्ट वाले ने ये बैंड बनाया तो लाइमन ने ढूंढा इसको, लाइमन सीरीज, फिर बाल्मर ने डिस्कवर किया बाल्मर, फिर पास्टन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड सीरीज। अब यहां से इसकी वेव नंबर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया है, ये हमारा था रेडबर्ग साइंटिस्ट, रेबर्ग साइंटिस्ट कहते हैं। आर उसका कांस्टेंट था, रेबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू थी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। उसने कहा कि किसी भी
इलेक्ट्रॉन का हम वेव नंबर निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमें उसकी एक्साइटेशन की स्टेट पता हो कि अगर वो मान लो n इज इक्वल टू 1 से गया है और n इज इक्वल टू 3 में गया है, तो मतलब n1 1 हो गया, n2 3 हो गया, तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे कि म्यू हो जाएगा उसका R109677। n1 क्या हमारा 1, 1/1 का स्क्वायर माइनस n2 के 3, 1/3 स्क्वायर, और यहाँ से हम उसका वेव नंबर आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह का एक फॉर्मूला उस इन्होंने साइंटिस्ट रेबर्ग, ये पूरा इन्होंने सारे मिल के बैंड दिया, स्पेक्ट्रम दिया हाइड्रोजन का, इसने स्पेक्ट्रम की स्टडी करके फॉर्मूला दे दिया, वेव नंबर निकाल लो आप कैसे भी कहीं भी कर लोगे। बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस सुन लो, ये यूनिट सुनते रहो, जितना समझ में आ रहा है उतना समझते रहो, बाकी सुनते रहो। जो क्वेश्चंस करेंगे हम इस यूनिट के, जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो बहुत अच्छे से पढ़ना आपको, वहां आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस यूनिट को और खींचेंगे, एक वीक और चलाएंगे, फिर खत्म करेंगे। अब जब हमने ले ही लिया है, उठा ही लिया है, तो इसको अच्छे से ही पढ़ते हैं भाई। मुझे डर है कि आप लोग हार ना मान लो, मैं बहुत अच्छे से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही लेंदी, बहुत ही टेक्निकल यूनिट है, लेकिन मैं इसमें अपना बेस्ट डाल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जितना आसान यूनिट और होती है जो समझ में आ जाती है, उतनी नहीं है। मैं आपको बेस्ट लेवल से उठा के लेके जाऊंगा, ये आपको समझ में आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं बचा केमिस्ट्री में, आप सब कुछ आ गया, आपको ये समझ लो। तो इसको समझो, मेहनत करो। अब देखो, जो लाइमन सीरीज होती है वो होती है अल्ट्रावायलेट उसमें रेंज में। अब हमने कल एक आपको टेबल बनवाई थी कि क्या क्या वेवलेंथ होती है, उन वेवलेंथ की हिसाब से उनको अलग अलग वेव्स में डिवाइड किया गया कि एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, या इंफ्रारेड रे, या विजिबल रे, ये सारी रेज, माइक्रो, इंफ्रा, ये सब मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी। तो जो लाइमन सीरीज होती है वो हमारी अल्ट्रावायलेट में, अल्ट्रावायलेट के अंदर उसकी वेवलेंथ आती है लाइमन सीरीज वालों की। बाल्मर सीरीज क्या आती है हमारी विजिबल में। पास्चन, ब्रैकेट और प्रोफुंड आती है हमारी इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड रेडियो से नीचे आती है इंफ्रारेड, तो उसमें तो ये काफी बड़ी होती है, फिर छोटी, फिर छोटी, तो लाइमन सीरीज वाले सबसे कम होते हैं। हो जाएगा भाई। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, रेडबर्ग फॉर्मूला था इंपॉर्टेंट कि वेव नंबर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, R1/n1² माइनस 1/n2²। n1 क्या है, जहां से गया है, n2 क्या है, जहां पहुंचा है। ठीक है, कर लोगे। तो ये हमारा था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। चलो इसमें और आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर इस यूनिट को खत्म करते हैं। चलो भाई, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है इसको खत्म करते हैं। तो एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो एक बार करते हैं। तो बताओ लाइमन सीरीज के लिए n1 क्या है, n1 कहाँ आ रहा है वापस, लाइमन सीरीज के लिए n1 होता है 1, और जा कहाँ कहाँ रहा है, कहाँ से आ सकता है, 2 से भी आ सकता है, देखो 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से, 5 6 7, तो ये 2 3 4 5 कहीं तक भी जा सकता है। अब देखो ऐसे ही बाल्मर सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए क्या होगा, एन n1 कहाँ से शुरू होगा, 2 से, बाल्मर सीरीज में 2 में आएगा एल लेवल में, और कहाँ से आएगा, अब 2 के अंदर 2 से ही कैसे आएगा, उससे बाद में आएगा 3 4 5 6, देखो 2 है, कहाँ से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से, 5 6 7 8 9 से, सो ऑन। ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज में n क्या है, थर्ड, n1 3 में आएगा, कहाँ से आएगा, 4 5 6 7 8, इसके बाद ये 4 ये 5, यहाँ कहाँ से आएगा, 5 6 7 8, यहाँ 6 7 8 9, ये आपका ट्रांजिशन हो गया कि लाइमन सीरीज के लिए जो एन हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा वो फर्स्ट में आएगा, बाल्मर के लिए सेकंड में, पास्टन के लिए थर्ड में, ब्रैकेट के लिए 4 में, फुंड के लिए 5 में। तो ये हमारा हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा था जिसको बोर ने एक्सप्लेन कर दिया था, और ये बोर के मॉडल की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। इसको एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या होता है। देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो एब्जॉर्ब करके निकल के बाहर निकलना चाहता है, जहां है एनर्जी एक्स्ट्रा मिल गई। अब मान लो मेरे पास कम पैसे हैं तो मैं यहीं रहूंगा, मेरे पास ज्यादा पैसे आएगा मैं भी फ्लाइट पकड़ के निकल लूंगा, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक निकल जाऊंगा। अब इलेक्ट्रॉन के पास जैसे एनर्जी आ जाती है वो निकलने की कोशिश करता है। अब जैसे ही मैं बैंकॉक गया, पैसे खत्म, मैं वापस आऊंगा, ऐसे वो एनर्जी जाके कितनी देर रुकेगा, बहुत ही कम देर रुकेगा, क्योंकि परमानेंट तो है नहीं, वो वापस आना चाहेगा। वापस कहाँ आएगा, जहां से गया वहीं। तो ऐसे ही अगर ये लाइमन सीरीज से फर्स्ट से गया है तो ये कहीं भी चला जाए वापस यहीं आना है। तो ऐसा कोई भी लाइन, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो वापस अगर फर्स्ट सेल में आ रहा है, फर्स्ट सेल का है, तो वो लाइमन सीरीज के तहत आएगा। वो जब भी वो कहीं भी जाके अगर फर्स्ट में आएगा
तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। मान लो ये यहाँ से सेकंड से बैंकॉक से भी आ सकता है, इटली से भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आ सकता है, अफ्रीका से भी, अमेरिका से भी, कितनी सारी जगह से आ सकता है। गया कहाँ से? यहाँ। तो इतनी सारी जगह से यहाँ आने की पॉसिबिलिटी होगी ना। तो ये जैसे जैसे आएगा अलग अलग एनर्जी लेके आएगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा पैसे, यहाँ कम पैसे, यहाँ बहुत कम पैसे, अलग अलग लगे ना। तो जैसे आएगा अलग अलग एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि अलग अलग पैसे खर्च हुए तो अलग अलग पैसे लेके गया है, अलग अलग पैसे छोड़ के आएगा। तो जैसे ही अलग अलग एनर्जी रिलीज करेगा तो अलग अलग स्पेक्ट्रम दिखेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम दिखेंगे। और वो ही कौन एक्सप्लेन करा? लाइमन ने उन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करा। अब दूसरी बात वही बाल्मर में, गया मान लो यहाँ से नहीं है, गया है नेक्स्ट गांव से, कहीं से पैराजवाज से गया है, गुरावड़ा से गया है, तो फिर क्या होगा? वहीं जाएगा। अब मान लो ये पहला गांव है, वो दूसरा, तो वो वहां से गया तो वहीं आएगा ना पहले, उसके बाद ही तो यहाँ आएगा। तो उसके लिए n की वैल्यू आ गई 2, ऐसे 3 4 5। ये क्लियर? अब देखो होता क्या, मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ। जब H2 हाइड्रोजन गैस क्या होती है? H2 हमने एक गैस कंटेनर में ले ली और इसको हमने हीट किया, तो H2 क्या होता है कि भाई बॉन्ड के थ्रू थ्रू आपस में जुड़े होते हैं HH, ऐसे ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना के रखा है। अब जैसे हमने हीट किया इसको, ये H अलग हो जाएगा, ये H अलग हो जाएगा। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमने इसको एनर्जी दी, हीट दी या करंट दिया। अब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन जहां था, मान लो कहीं भी था, टूट के कहीं भी पहुंचा, अब वो ऊपर भागेगा, भागेगा इटली की तरफ। कोई तो बहुत सारे हाइड्रोजन है, कोई इटली जाएगा, कोई अफ्रीका जाएगा, कहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही टूटा तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पे भी पहुंचे होंगे। तो मान लो इसमें हमारा N1 में था, इसमें N2 में है। अब ये N1 से ये गया N5 में, वो गया N3 में। तो N5 में गया है तो N5 से N1 में ही आएगा। अब वो N2 से N3 में गया है तो N3 से N2 में ही आएगा। तो इस तरह से इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है एक इलेक्ट्रॉन की, जो हाइड्रोजन के एटम में वापस आने की और एक्साइट होने की। तो इस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के प्रोसेस में जो स्पेक्ट्रम बनता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम बनता है, उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताते हैं। इसको बोर के एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से कि कैसे क्यों देता है, कैसे एक्साइट होता है। और ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थी। ये रेडबर्ग ने इसका वेव, यहाँ से वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला दिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो भाई बोर का मॉडल था, बहुत अच्छा था, ये सब उसकी करेक्टरिस्टिक्स फीचर थी, लेकिन वो फेल भी हो गया। तो बोर मॉडल का जो सबसे बड़ा फेलियर था वो मैग्नेटिक थ्योरी से था, और इलेक्ट्रिकल थ्योरी से एक स्टार्क इफेक्ट था, एक जीमन इफेक्ट था। उसके अलावा इसने एटम को फ्लैट ही बता दिया था कि भाई एनर्जी फिक्स है, घूमेगा, जबकि एटम 3D होता है। तो ये 2-3 पॉइंट हो गए ड्रॉबैक्स में कि भाई यहाँ पे बोर एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था। तो बच्चों इस तरह से हमारा बोर से रिलेटेड चीजें थी वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ एक नेम, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे शायद। उम्मीद करता हूँ कल आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा समझाऊंगा मैं कि आपने कभी नहीं समझा होगा, कभी आप नहीं समझोगे। आज कल अगर वो वीडियो आई तो कल के बाद आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमेशा के लिए याद कर लोगे कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, आपके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको सभी को ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ और धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप जरूर कीजिएगा, अपने यार दोस्तों से जरूर करवाइएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है या आपसे सजेशन है, ताकि अच्छी वीडियोज आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।